हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अतुल सुभाष केस से आपको क्या सीख लेनी चाहिए और इस केस के बारे में आपको सही जानकारी देने के लिए मैंने 1 महीना तक कानून के बुक का भी अध्ययन किया है। अगर आप इस केस को देखकर यह सोच रहे हैं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, तो फिर आप याद रखिए कि आप केवल 30-40 हजार महीने का कमा रहे हैं, तो फिर कोई भी लड़की आपको 10 प्रकार के झूठे केस में फंसाने वाली है ही नहीं। झूठे केस ओनली हाई वैल्यू पर्सन के ऊपर दर्ज होगा, आपके ऊपर दर्ज नहीं होगा। हाई वैल्यू पर्सन से मेरा तात्पर्य है कि मिनिमम आप 70 to 80,000 मंथली कमा रहे हैं, आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप एक अमीर घर के लड़के हैं, आप एक मोटी बड़ी रिच फैमिली से तात्पर्य रखते हैं, तो फिर याद रखिए ऐसे अगर आप हैं और आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आपको शिकार बनाया जा सकता है। इसलिए अगर आप इस प्रकार कैटेगरी में मौजूद हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। हाई वैल्यू पर्सन को शादी एक बार नहीं 10 बार सोच समझकर करने की जरूरत है। इसलिए सभी हाई वैल्यू मेन को मेरा यही सलाह है कि आप शादी से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग का सर्विस जरूर लीजिए। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ बचे रहते हैं। याद रखिए, अतुल सीधा इंसान था, इसलिए जब उसके ऊपर कोर्ट केस का मानसिक दबाव पड़ा, तो फिर उसने गलत कदम उठा लिया। याद रखिए, अगर आप एक हाई वैल्यू मैन हैं, तो फिर आपको दबंग बनना ही पड़ेगा। आप इमोशनल बिल्कुल नहीं बन सकते। आप इस तरीके से दबंग बनिए कि आप हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आप इतने बड़े दबंग बन के दिखाइए कि सामने वाली पार्टी आपसे थर-थर कांपे। सामने वाली पार्टी को यह महसूस होना चाहिए कि मैं इसके ऊपर केस कर दूंगी तो इसका नतीजा क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। शुरुआत में यह कुछ महीने के लिए जेल तो चला जाएगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद यह मेरा क्या हाल करेगा। सामने वाली पार्टी को इस प्रकार के दबाव आप जरूर डालिए। अगर आप एक हाई वैल्यू मैन हैं और सामने वाली पार्टी को डराने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो फिर मेरा आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप शादी से पहले मैरिटल एडवाइस जरूर लीजिए। चलिए अब हम यह बात कर लेते हैं कि अतुल सुभाष जैसी परिस्थिति आपके सामने आए तो आपको क्या करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपको शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अतुल सुभाष केस में हुआ था कि जो लड़की के पिताजी थे, उनकी स्वास्थ्य कुछ सही नहीं थी, तो फिर अतुल सुभाष के ऊपर दबाव डाला गया था कि हमको जल्दी शादी करना है, क्योंकि इसके पिताजी यहाँ पर अपनी बेटी का शादी होते हुए देखना चाहते हैं। परंतु वास्तविकता में हुआ क्या था कि जब अतुल सुभाष अपनी पत्नी के साथ हनीमून में गया, तो वहां पर ही 10 प्रकार के झगड़े चालू हो गए थे और वहां पर ही अतुल सुभाष को ज्ञात हुआ था कि उसकी वाइफ को शादी करने का मन नहीं था। उसके पिताजी के दबाव के चलते और उसके परिवार वालों के दबाव के चलते वहां पर जो लड़की थी अतुल सुभाष से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। तो दोस्तों, यहां पे क्या पता चलता है कि अगर आपके ऊपर जल्दबाजी किया जा रहा है, तो फिर सामने वाले को आप मना कर दीजिए कि देखिए मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, देखिए मुझे वैसा प्रॉब्लम है। बहाना कुछ भी बना दीजिए, लेकिन याद रखिए, अगर आपके साथ जल्दबाजी हो रही है तो कुछ न कुछ लफड़ा के चांसेस जरूर होते हैं, जैसा कि अतुल सुभाष केस में हुआ था। अगर आप जल्दबाजी में शादी कर भी लेते हैं, तो फिर आपको बच्चा लेने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि पूरे परिवार में शांत माहौल है कि नहीं, और आप यह भी चेक कर लीजिए कि आपकी जो वाइफ है वो आपके होने वाले बच्चों के परवरिश करने के लिए सकारात्मक विचार का प्रदर्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। आप अच्छी तरीके से यह चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप बच्चों के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर एक बार आपका बच्चा पैदा हो गया, तो फिर मैक्सिमम चांस यही है कि आपकी होने वाली जो वाइफ है वो ही केस जीतेगी और आप एज अ हस्बैंड अपने केस को कमजोर कर बैठेंगे। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि हम लड़की के घर का
पानी तक नहीं पिया करते, उस समय से वर्तमान में ऐसा समय तक आ चुका है कि जो आपके दामाद हैं, दामाद के पैसे से ही बिजनेस खड़े किया जाता है और बिजनेस खड़े करके और नया उधारी पे उधारी लड़की के परिवार वाले मांगते जाते हैं। इसलिए एज अ हस्बैंड आप याद रखिए कि आप कभी भी अपनी बीवी और उसके परिवार वालों को लाखों रुपया उधारी कभी ना देवें। कल को अगर आपकी बीवी से झगड़ा हो गया और आप उस लाखों रुपए को वापस मांगेंगे तो फिर कंफर्म है कि आपकी बीवी आपके ऊपर दहेज का इल्जाम लगाएगी। अतुल केस में भी हमको ऐसा ही देखने को मिलता है कि जब अतुल ने और ज़्यादा पैसा देने से मना किया तो फिर उसके ऊपर झूठे केस का पहाड़ पे पहाड़ लगाना चालू हो गया। जैसे ही अतुल सुभाष के ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ तो 528 BNSS के जरिए हाई कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करवाया जा सकता था और हाई कोर्ट में सबूत दिया जा सकता था कि मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज किया गया है, ना कि आपको निचले अदालत में ट्रायल फेस करना चाहिए। इस केस में जैसा कि हमको देखने को मिलता है कि धारा 302 के झूठे मामले में फंसाया गया था, परंतु अचानक हुआ यह कि उसकी वाइफ कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई और बोली वह 10 साल से बीमार थे। याद रखिए, इस प्रकार से बयान से मुकरना एक आपराधिक प्रकरण है। इसमें 379 BNSS के जरिए केस दर्ज करवाया जा सकता है। अतुल के केस में मेरे को अतुल की तरफ से सबसे बड़ा मिस्टेक यह दिखाई देता है कि उसकी बीवी ने टाइम बॉन्ड का इस्तेमाल किया, जबकि टाइम बॉन्ड का इस्तेमाल अतुल को पहले ही अपने केस में कर लेना चाहिए था। यहां पर मैं ऑर्डर 5 रूल 4 CPC के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कोई भी पर्सन अगर आपके कोर्ट के क्षेत्र से 50 मील से ज़्यादा दूरी पर रह रहा है तो फिर आपको कोर्ट को एक स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा कि वह इस कोर्ट में क्यों उपस्थित हुए। और अगर वह पर्सन 100 माइल से ज़्यादा दूरी पर रह रहा है तो फिर उसको आने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आपको करना यह चाहिए वहाँ पर कि आपको हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक रिक्वेस्ट डालना चाहिए और फिर इतना लंबी दूरी से आने जाने का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कानून में आपके लिए इस प्रकार के ऐसे प्रोविजन लिखा हुआ है। अगर आपको अपने केस में हारने की संभावना दिखे और आपको यह संभावना दिख रहा है कि आपकी पत्नी को मेंटेनेंस जाने ही वाला है तो फिर आप अपने पेरेंट्स से भी अपने ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा सकते हैं। आपके पेरेंट्स में भी आपकी माँ तो नहीं कमाती होगी ना, तो फिर आप अपने माँ को भी अपने पक्ष में केस करने के लिए कह सकते हैं। अगर आपकी माँ भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो फिर कानून यह है कि मेंटेनेंस किसी भी कंडीशन में 33% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो फिर अगर आपको मेंटेनेंस जाते हुए दिखाई दे रहा है तो आपको करना ही चाहिए कि अपनी माँ को अपने ऊपर केस करने के लिए बोलिए। तो फिर वहाँ पर होगा ऐसा कि 17% आपकी माँ को मिलेगा और 17% आपकी वाइफ को मिलेगा। कम से कम 17% का बचाव तो हो रहा है ना। अगर आपके द्वारा नौकरी छोड़ दिया जाए तो फिर कोर्ट भी आपको मेंटेनेंस के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, क्योंकि आपकी नौकरी ही आपका कमाई का प्रूफ है। कोर्ट के सामने वही सबूत है कि आपको मेंटेनेंस देना चाहिए। मेंटेनेंस नहीं देने पर 1 साल से ज़्यादा जेल नहीं होता है और 498A में कभी भी 3 साल से ज़्यादा जेल नहीं होता है। अगर आपने मेंटेनेंस केस में 1 साल का जेल का सजा काट भी लिया है तो फिर आपको मेंटेनेंस देने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके पश्चात जो आपकी वाइफ है कोर्ट में गुहार पे गुहार लगाते जाएगी तो फिर कोर्ट भी बयान दे देगा कि आपका हस्बैंड तो जेल में है और जेल की सजा काट चुका है, तो उसको अब मेंटेनेंस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अतुल को अपनी वाइफ से यह समस्या थी कि मेरे ऊपर बहुत सारे केस दर्ज है। अरे बहुत सारे केस तो अतुल भी अपने वाइफ के ऊपर लगा सकता है ना। वहां पर मुझे यह देखने को आता है कि दबंग वकील उसके वाइफ के साइड में था, अतुल के साइड कोई भी दबंग वकील नहीं था जो कि अतुल को भी सलाह देता कि 10 प्रकार के इस प्रकार केस दर्ज कर। अतुल की मां भी घरेलू हिंसा का
केस कर सकती थी। अतुल की माँ तो बिहार में रहती थी ना, अगर वो घरेलू हिंसा केस करती, इस प्रकार केस करती कि मेरी बहू ने मेरे से मारपीट किया, मेरे से गलत व्यवहार किया, गाली गलौज किया, तो फिर जो उसकी वाइफ है उसको भी यूपी से धक्के खाते हुए बिहार आना पड़ता और केस दर्ज करना पड़ता। अतुल चाहता तो बेंगलोर में रहकर सिविल केस भी फाइल कर सकता था। सिविल केस में ऐसा कि जो यहाँ पर मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ है उसके चलते मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा है, जिसके चलते मुझे भारी भरकम खर्च उठाना पड़ा है। इस प्रकार केस अतुल कर सकता था। और यहाँ तक कि जो उसने पैसे दिए थे उस पैसे के वसूली के लिए भी सिविल केस आराम से फाइल किया जा सकता था। अगर इस प्रकार के सिविल केस फाइल किया जाता तो फिर अतुल की वाइफ को उत्तर प्रदेश से बेंगलोर आना पड़ता। और बेंगलोर आकर आपको क्या लगता है उसकी वाइफ को बेंगलोर की भाषा समझ में आती? बेंगलोर की भाषा चलो मान लो समझ में आ भी जाती, इंग्लिश में वो बात कर भी लेती, तो फिर धक्के खाने का एहसास उसके वाइफ को तो होता ना। इसलिए मेरा मानना है कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो फिर आप अपनी वाइफ के ऊपर सिविल केस जरूर फाइल करें। अतुल का अपने जो वाइफ है और उसकी माँ से यह भी शिकायत था कि वो उनको आत्महत्या के लिए टॉर्चर करती थी। याद रखिए, अगर आपकी से मरने की वजह है तो फिर आपको भूल के भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। अतुल के दिमाग में यह बुरा बात घर कर गया था कि मैं मर भी जाऊंगा तो प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगा। याद रखिए, ऐसा कानून अवेलेबल है कि अगर आप किसी के मरने की वजह है तो आपको प्रॉपर्टी भूल के भी मिलेगा। अरे पत्नी की तो बात छोड़िए, अगर आपके पिताजी भी आपके चलते मरे हुए हैं तो फिर आपके पिताजी की प्रॉपर्टी भी आपको नहीं मिलने वाली है। अतुल को यह भी शिकायत थी कि जज इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट दिखा रही थी। याद रखिए, कोई भी जज आपके केस में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता है। अगर आपको केस की सुनवाई के दौरान यह प्रतीत हो रहा है कि जज आपके खिलाफ पर्सनल इंटरेस्ट दिखाते हुए जजमेंट पास कर सकता है तो फिर सेक्शन 525 के तहत आवेदन करके जज को अपने खिलाफ फैसला सुनाने से तत्काल प्रभाव से रोक सकते हैं। अगर जज आपसे केस सेटलमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है तो फिर जज के खिलाफ आप हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज भी करवा सकते हैं। परंतु इस केस में हमको यह देखने को मिल रहा है कि जज के ऊपर आंच बिल्कुल नहीं आ रही है। इसका रीजन यह है कि अतुल का पहले से जज के खिलाफ शिकायत पेंडिंग नहीं है। अगर पहले से जज के खिलाफ अतुल का एक छोटा सा कंप्लेंट, एक छोटा शिकायत, एक छोटा सा केस भी पेंडिंग होता तो कंफर्म जान लीजिए यहां पर इस केस में अतुल को बल मिलता और अतुल का केस मजबूत हो जाता और जो जज उसे 5 लाख की डिमांड कर रही थी उसको कंफर्म जेल भी होता, उसकी नौकरी भी जाती। दोस्तों, इस प्रकार के केस में मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत देखा हुआ है कि पैसा वसूली के तहत जिस भी प्रकार का केस होता है वहां पर पुलिस कुछ खास ध्यान देती नहीं है। जो मेंटेनेंस का केस है, जो वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर करती है, यह भी पैसा वसूली का ही केस होता है। और यहां तक कि ऐसा भी होता है कि कोई आपका चेक बाउंस करके भी दूसरे राज्य भाग गया तो फिर उसे गिरफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल होता है। और यहां पर अतुल सुभाष का भी बचने का पूरा संभावना था। कैसे संभावना था, बहुत आराम से बताता हूं। यह बात उसका वकील उसको बता नहीं पाया, मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, अतुल सुभाष वहां पर बेंगलोर में एक कंपनी में काम कर रहा था। जो भी नोटिस आता था बेंगलोर का एक खास ऑफिस में आता था। उस ऑफिस से वो नौकरी छोड़ देता, कोई दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लेता और अपने फ़ोन नंबर चेंज कर लेता। तो फिर होता क्या, उसके वाइफ को तो एक ही एड्रेस पता है ना, एक ही फ़ोन नंबर पता है ना। कल को कोर्ट की तरफ से सम्मन आएगा तो उस ऑफिस में आएगा, उस एड्रेस में आएगा, ना कि अतुल जो बेंगलोर में न्यू ऑफिस ज्वाइन किया है वहाँ आएगा। तो फिर होगा क्या, सम्मन आएगा, अतुल वहाँ पर कोर्ट में नहीं जाएगा, फिर वारंट लिख लेगा, फिर अतुल कोर्ट में नहीं जाएगा, फिर उसके बाद होगा क्या, उसकी वाइफ कोर्ट में फिर से तलवाना जमा करेगी।
टलवाना का अर्थ होता है कोर्ट को प्रोसीजर चालू करने के लिए एक निश्चित फीस देना। ओके, टलवाना की अर्थ होता है उसकी वाइफ फिर से टलवाना जमा करेगी कोर्ट में, फिर से वारंट जाएगा, फिर सब बन जाएगा और अतुल फिर से नहीं पहुंचेगा। यह प्रोसीजर लंबे समय तक चलते ही जाएगा। उसकी वाइफ थक हार कर बैठ जाएगी और कुछ हो ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इस प्रकार केस मैंने बहुत देखा है कि वाइफ 5,000 10,000 रुपए के लिए मर जाती है लेकिन 1 रुपया मिल नहीं पाता है। काश अतुल भी इस प्रकार के केस देख लिया होता तो इस प्रकार का बहुत भारी भरकम टेंशन लेने से बच सकता था। लेकिन अफसोस बेचारे को खाली पढ़ाई लिखाई के संबंध में नॉलेज था, कोर्ट कचहरी जेल वगैरह का कभी नॉलेज था ही नहीं। अभी और उपाय सुनिए, और उपाय आपको बताता हूं। फरार होने के तहत और बहुत से उपाय होते हैं। याद रखिए, भारत का कानून केवल भारत तक सीमित होता है। वो भारत से बाहर फरार हो जाता तो कौन पकड़ पाता उसको, कहां पर कोर्ट का कानून चलता। और अतुल सुभाष बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, एआई इंजीनियर था। आराम से उसको यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में जॉब मिल जाता, आराम से बाहर फरार रहता, आराम से उसकी जिंदगी चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं जाता। और उपाय सुनिए, आपको और उपाय बताता हूं। उपाय में बस भर भर के पड़ा हुआ है। याद रखिए, धर्म आपको पलायनवाद का रास्ता देती है और जब आप धर्म का रास्ता पकड़ लेते हैं तो फिर कोई भी कानून आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है, बनारस में इतने सारे साधु संत बैठे हुए हैं, क्या सब के सब साधु संत होंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने जिम्मेदारी लोग से भी भागे हुए हैं और कहीं न कहीं दर्ज होने वाले कोर्ट केसेस से भी भागे हुए हैं। अतुल भी भगवा वस्त्र पहन लेता, टीका लगा लेता और जय श्री राम बोलते हुए बनारस के किसी आश्रम में रहना चालू कर देता, हरिद्वार के किसी आश्रम में रहना चालू कर देता, तो फिर भारत में रहते हुए ही कोर्ट उसका कुछ पता लगा ही नहीं पाती। कोर्ट पता उसका लगा भी लेती तो फिर एक साधु से कोर्ट क्या वसूल लेगी, उसकी वाइफ क्या वसूल लेगी। इस प्रकार के उपाय मौजूद है, बहुत सारे उपाय मौजूद है इस प्रकार के केस से बचने के लिए। तो दोस्तों, आपको पता चल गया ना कि इस प्रकार के केसेस से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, आपको अगर मेरे द्वारा दिया हुआ इस प्रकार की जानकारी पसंद आया हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।